हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के रूप में होने वाली है। तो इसमें 50 क्वेश्चन पे बात करेंगे और आप सभी का टारगेट 35 प्लस रहने वाले हैं। तो जैसा कि साथी आपका आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम स्टार्ट हो रही है 5 जून को और समाप्त होगी 23 जून को। तो साथ ही 5 जून को टारगेट करते हुए इसमें हम लोग क्या करें, जितने भी आपका रेलवे एग्ज़ाम पिछले सालों में हुए या साथ ही 2024-25 में हुए हैं, तो उसमें जितने भी आपका जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं आपके हर एक रेलवे एग्ज़ाम, जैसे आप बात करेंगे सबसे पहले तो एनटीपीसी एग्ज़ाम प्लस टेक्नीशियन मेन है इसमें, और आरपीएफ और रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम है। तो जितने भी साथी जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं तो एक एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज साथी हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के रूप में टॉप लेवल के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल आपके पेपर में जो आपका सीबीटी 1 एग्जाम होगा बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि सीबीटी 1 एग्जाम में आप जानते साथी सबसे अधिक 40 क्वेश्चन जीके जीएस का आने वाले हैं। इसके बाद साथ ही 30 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं और 30 क्वेश्चन रीजनिंग का। टोटल 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहता है, जिसमें आपको सबसे अधिक जीके जीएस पे फोकस करना है। मैथ और रीजनिंग तो आप आराम से कर ले जाएंगे, कोई आप यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कर ले जाएंगे। तो जीके जीएस पे अधिक फोकस कीजिए। तो हम आपको बता दे रहे हैं साथी 40 में से आप टारगेट 35 प्लस रखेंगे तो समझ आप सीबीटी 2 के लिए आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। ओके दोस्तों, इसमें अपना टारगेट देखिएगा कि आप सभी से 35 प्लस सही हो पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे साथी, जैसे ही आप क्लास ले रहे हैं तो आप एक साथी 40 ठो क्या करिए काउंटिंग कर लीजिए। यदि आपका पहला प्रश्न सही होता है तो आप टिक लगाइए राइट का। अगर सेकंड क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है तो साथ ही इसको क्रॉस लगाइए। इससे आपको एनालिसिस भी होगा और अपने को आप एनालिसिस भी कर सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ओके दोस्त, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो डेली क्लास साथी सुबह 10 बजे आती है, ये हमारा 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट में अपना स्कोर सभी साथी जरूर करेंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे, मैनीटॉलिन द्वीप कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम या कनाडा? मैनीटॉलिन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये कनाडा देश में स्थित है। तो पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 2। बाण सागर बांध किस राज्य में स्थित है? बाण सागर बांध ये किस राज्य में स्थित है? तो एमपी में स्थित है। और डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देगा क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी के वायुमंडलीय के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? पृथ्वी के वायुमंडलीय के औसत तापमान पर ग्रीन हाउस गैसों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ता है, इंक्रीज करता है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4। किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी डी है? तो किस भारतीय राज्य ने सरकारी नौकरियों में अनाथों के लिए 1% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने किया ऐसा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5। बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? बोस्टन टी पार्टी किस वर्ष में हुई थी? तो 1773 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा, बुद्ध, धम्म यानी धर्म और संघ। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7। उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? उपनिषद में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो संस्कृत भाषा है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो इनमें से लोकतांत्रिक देश कौन नहीं? तो पहले देखेंगे लोकतांत्रिक देश कौन कौन से हैं। तो देखिए अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, अपना प्यारा भारत भी और श्रीलंका देश भी है। लेकिन साथ ही जो चीन देश है ये लोकतांत्रिक देश नहीं है, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9। अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? अमीर खुसरो किस सम्राट के दरबार में एक प्रसिद्ध संगीतकार थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर
10 क्या दे रखा है, स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का जो पहला प्रमुख बंदरगाह वो कौन सा था, तो पारादीप बंदरगाह था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11। पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। जो पूना समझौता हुआ था ये किस वर्ष में हुआ था, तो 1932 में हुआ था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 12। ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ क्या कहा जाता है। ज्वार, बाजरा और रागी को एक साथ क्या कहा जाता है, तो मिलेट बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13। वन महोत्सव जिसका अर्थ है पेड़ों का त्यौहार भारत में जुलाई के किस सप्ताह में मनाया जाता है। देखेंगे तो आप वन महोत्सव जिसका अर्थ होता है कि पेड़ों का त्यौहार, जो कि साथ ही जुलाई के महीने में मनाया जाता है भारत में, लेकिन जुलाई के किस सप्ताह मनाए जाते हैं, तो ध्यान दें साथ ही पहले सप्ताह मनाए जाते हैं, जुलाई के पहले सप्ताह में मनाए जाते हैं वन महोत्सव। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14। उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान में विभाजित हो गया था। उस विशाल एकल भूभाग का क्या नाम था जो विश्व के वर्तमान में क्या हो गया था भाई, विभाजित हो गया था, तो पेंजिया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो कौन सा स्टेट है, तो जम्मू और कश्मीर है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से याद हो रहेंगे। तो पहले जो आपका CBT 1 एग्जाम होगा साथ ही बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, ज़्यादा हाई लेवल के सॉल्व इसमें नहीं मिलते हैं, आप आराम से क्वालिफाइंग कर जाएंगे। बस साथ ही आपको क्या करना है, डेली क्लास लेना है, तो आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को साथ ही आप जरूर ऑन कर लेंगे। जैसे ही 10 बजे आएगी क्लास तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी। बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो किसको ध्यान में रखते हैं, जो उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म में आचरण के नियम जो अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखते हैं, अष्टांगिक मार्ग को ध्यान में रखते हैं, साथ ही उन्हें पंचशील के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे, तो कि 1932 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18। बहत किस देश की मुद्रा है। बहत किसकी मुद्रा है, टोगो, थाईलैंड, ताजिकिस्तान या तंजानिया की, तो ये साथ ही थाईलैंड की मुद्रा है। बहत थाईलैंड की मुद्रा है। बी ऑप्शन है आप सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक राज्य वो कौन सा है, राजस्थान है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण किस राज्य में किया जाना प्रस्तावित था। तो जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण था ये साथ ही भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाना प्रस्तावित था। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, न्यू दिल्ली। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21। इनमें से कौन सा शिखर भारत की सबसे ऊंचा शिखर है। तो कौन सा शिखर भारत की सबसे ऊंचा शिखर है, तो कंचनजंगा पर्वत है। ऑप्शन है यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वेद में टोटल कितने भजन हैं। तो साथ ही ऋग्वेद में आप जानते हैं 1028 भजन है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 23। रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी को जन्म दिया था। रानी माया देवी ने किस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी को जन्म दिया था, तो ध्यान है साथ ही साल के पेड़ के नीचे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 24। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST कब लागू किया गया था। भारत में जो गुड सर्विस एंड टैक्सेस था कब लागू किया गया था, तो 1 जुलाई 2017 को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 25। डैश किसने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया? तो किसने प्लेटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया था? तो ध्यान से साथी डेबो रीनर ने किया था। ऑप्शन सी डेबो रीनर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लगाया गया था? 26 नंबर का राइट आंसर दीजिए कि भारत में जो राष्ट्रीय आपातकाल था वो किसके शासनकाल में लगाया गया था? तो इंदिरा गांधी जी की। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 27। भारत को कितने भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये 6 भू आकृतिक में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 28। डैश हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 29। राजा अशोक किसके पुत्र थे जो मौर्य वंश से संबंधित थे? राजा अशोक किसके पुत्र थे जो मौर्य वंश से संबंधित रखते थे? तो भाई बिंदुसार के पुत्र थे राजा अशोक। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30। तो साथ ही लास्ट में अपना स्कोर सभी बताएंगे कि आप सभी की तैयारी कैसी चली है, क्या आप सभी से 50 क्वेश्चन में से लगभग 45 प्लस स्कोर हुआ है कि नहीं, सारे आपके प्रीवियस ईयर के सवाल ध्यान देंगे आप लोग। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य में लोकप्रिय है? मोहिनी अट्टम नृत्य शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो केरल राज्य में है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 31। बेलारूस की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बेलारूस की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो मिन्स्क है। बी ऑप्शन मिन्स्क बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 32। 1998 में आयोजित पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1998 में आयोजित पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऑप्शन से यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट 33 नंबर बताइएगा। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है? वांसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है वांसदा राष्ट्रीय उद्यान। डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 34। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आई राजनीतिक पार्टी कौन थी? राष्ट्रीय आपातकाल के बाद सत्ता में आई राजनीतिक पार्टी कौन थी? तो ध्यान है जनता पार्टी थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 35। डैश बहुत खराब विकसित युवाओं को जन्म देते हैं? तो भाई इनमें से कौन से ऐसे जानवर हैं जो कि बहुत खराब विकसित युवाओं को जन्म देते हैं? तो काफ़ी फेमस है भाई कंगारू। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो कंगारू होते साथी बहुत खराब विकसित है युवाओं को जन्म देते हैं। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 36। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे पेपर के लिए, इसे आप याद करिएगा। दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो जम्मू और कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 37। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? तो शिवांगी पाठक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 38। डैश यानी किस वर्ष में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो आपसे सवाल पूछता है, प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स ने की थी। तो किस वर्ष में की थी? 1784 में। ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 39। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा राज्य में स्थित है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो वो साथी केसरी था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 41।
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है? तो साथी जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको पद की शपथ कौन दिलाते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 42। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून को अध्ययन और अध्यापन के लिए कहां पर एक मदरसा की स्थापना की थी? 1781 में वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जो कि मुस्लिम कानून को अध्ययन और अध्यापन के लिए कहां पर एक मदरसा की स्थापना की थी? तो कलकत्ता शहर में की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 43। दीनदयाल अंत्योदय योजना को किसके रूप में भी जाना जाता है? जो दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना है इसको और किसके रूप में भी जानते हैं? तो साथ ही इसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा जानते हैं। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 44। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का किस वर्ष में निधन हो गया? अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का जो वर्ष में साथी निधन हुआ था तो वो वर्ष कौन था? 1858 था। ऑप्शन सी 1855 8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र की सतह निम्नलिखित में से कौन सा विषय? यानी साथी जो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र के तहत कौन सा विषय है? तो भाई कृषि है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 46। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 47। चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रोमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता है? तो चिपको आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं में से कौन रोमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट हैं। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 48। भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व की शुरुआत करने का विचार किस देश से प्रेरित था? भारत के संविधान में स्वतंत्रता और बंधुत्व की शुरुआत करने का विचार किस देश से प्रेरित था? तो फ्रांस देश से प्रेरित था। यानी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, तो एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश में? चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए कि आप सभी का फाइनली आपका स्कोर कितना रहा? याद रखेंगे एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है एनटीपीसी एग्जाम। ओके दोस्त, आपको 90 मिनट का समय मिलेगा पेपर को पास करने के लिए। ध्यान रखेंगे साथ ही पेपर को पूरा कंप्लीट लगाने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलने वाला है। 1.5 घंटे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग आप ध्यान रखेंगे सभी साथी। ओके, तो चलिए दोस्त, कल मिलते हैं कल सुबह 10 बजे एक और नए क्लास के साथ। तो आप साथी चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेंगे। लगातार आपको क्लास प्रोवाइड होगी साथी। 23 जून तक क्लास मिलेगी। तो अभी से आपके पास 1 महीने बाकी, जिनका एग्जाम भाई 23 जून को होगा तो उनके पास तो 1 महीने का समय है, 1 महीने से अधिक दिन बाकी है। ओके, तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। और भी आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में छोड़िए, हम उसका जवाब आपको दे देंगे। ओके दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।